17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, महिलाओं व युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनी 17वीं लोकसभा। अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर हरियाणा में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब सीमा से लगते 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर 13 फरवरी तक लगाई पाबंदी। भाजपा के गांव चलो अभियान के अंतर्गत पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बूथ कार्यकर्ताओं से प्रदेश सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की। मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने वर्चुअल माध्यम से मानेसर के क्षेत्रीय भवन का किया शिलान्यास। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बनी और इसने 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रखी। पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसलों ने पीढ़ियों का इंतजार खत्म किया। राम मंदिर को लेकर सदन से आज पारित हुए प्रस्ताव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। पीएम ने कहा कि 5 वर्षों में देश में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। देश ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को साकार होते देखा। महामारी जैसी चुनौतियों के बाद भी 17वीं लोकसभा ने देश को उचित दिशा देने का प्रयास किया। पीएम ने नए संसद भवन की शुरुआत, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानून से होने को शानदार बताया। कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति। पीएम ने डाटा संरक्षण, परीक्षा में अनुचित साधनों के निवारण और अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे कानूनों को युवाओं के हित में किए बड़े कदम बताया। पीएम ने पीढ़ियों से अन्याय का शिकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाने के कानून की भी सराहना की। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का विशेष रूप से उल्लेख किया। आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। पीएम ने कहा कि देश तेजी से बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और इसमें 17वीं लोकसभा के सभी साथियों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है। श्री राम मंदिर निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कल संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि भगवान राम जनमानस के प्राण हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी ने संतों द्वारा सुझाए गए यम नियम का बड़ी कठोरता से पालन किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को उन्होंने भारत के गौरवमयी युग की शुरुआत बताया। जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन। मान्यवर, अयोध्या में राम मंदिर विध्वंस के सामने विकास का विजय है। मान्यवर, अयोध्या में राम मंदिर धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय है। मान्यवर, भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ते का प्रशस्तीकरण का पॉइंट है और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के रास्ते की मान्यवर शुरुआत है। बजट सत्र के आखिरी दिन कल राज्यसभा में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लाए गए श्वेत पत्र पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए के 10 सालों ने देश के वित्तीय हालात को गहरी चोट पहुंचाई। पिछले 10 साल में मोदी सरकार की अथक कोशिशों से देश दोबारा आर्थिक प्रगति के रास्ते पर दौड़ रहा है और जल्द ही भारत का दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना तय है।
the economy to a certain level, and that level gives us the confidence that we are able to now say within the next few years, and that is why Honorable Prime Minister keeps saying, in my third term, surely the economy will reach third rank. वित्त मंत्री ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपीए ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में काले धन पर रोक लगाने के लिए फैसले लिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारा है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयों से हर व्यक्ति के लिए इलाज मुमकिन हुआ है। Was one to form an SIT to remove the black money, and second was an expenditure reform committee which was formed under Bimal Jalanji, just so that all the profligate expenditure of the earlier government could be rationalized. More systematic and answerable methods of doing the governance will be put in place. Jan Aushadhi Kendras was started in 2008. Who denies it? It's theirs. But where was it? 2008 they started. 2014, only 80 Jan Aushadhi Kendra have been established at that time. I just want to contrast this with what Honorable Prime Minister Modi has done. Sir, the number of Jan Aushadhi Kendras reached 10,000 in December 2023. मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून सीएए को अधिसूचित करेगी। एक निजी चैनल में गृह मंत्री अमित शाह ने इस दिशा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीएए लागू हो जाएगा। ये कानून लोकसभा चुनावों से पहले ही अधिसूचित हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनावों में भाजपा 370 सीटें और एनडीए 400 सीटों के आंकड़े को पार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि समान नागरिकता संहिता एक संवैधानिक एजेंडा है, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी को पारित करने को बड़ा बदलाव बताया। इस बीच उत्तराखंड के बाद देश के अन्य राज्य भी यूसीसी पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। असम में भी कल यूसीसी पर चर्चा के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। संसद के दोनों सदनों की बैठक कल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद के अंतरिम बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 148% और राज्यसभा की उत्पादकता 137% रही। दोनों सदनों की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में कुल 12 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि 7 विधेयक लोकसभा में और 3 विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए। 9 बैठकों की योजना बनाई गई थी, लेकिन 10 बैठकें हुई। Productivity of the Lok Sabha is around 148% and Rajya Sabha is around 137%. Fag end of the 17th Lok Sabha, if I can just give the overviews of this 17th Lok Sabha. It is one of the historic session for all of us, for the country and to government and to all MPs. Total bill passed in this present Lok Sabha is 222. Rajya Sabha 271 sittings. Number of bills introduced 31. Number of bills passed 220. Total number of bill passed by both the houses is 221. किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को पंजाब से दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। हरियाणा ने पंजाब से लगती सभी सीमाओं को सील कर दिया है। अंबाला, करनाल, जींद, सिरसा, सोनीपत और फतेहाबाद जिलों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। शंभू बॉर्डर पर घग्गर फ्लाईओवर पर सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसान दिल्ली न जा सकें। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने लोगों की आवाजाही के लिए एडवाइजरी जारी की है।
साथ ही आज सुबह 6 बजे से प्रदेश के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद कर दी हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। ये पाबंदियां 13 फरवरी तक लागू रहेंगी। हरियाणा से पंजाब जाने वाले लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। इस दौरान अंबाला के राजीव गांधी खेल स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में किसान नेताओं के दिल्ली कूच को लेकर रास्ते रोके जाने पर पूछे प्रश्न पर कहा कि किसान नेताओं को जाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जिस प्रकार वे प्रदर्शन कर रहे हैं वह उचित नहीं है। दिल्ली जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली के अलावा और बहुत साधन हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा ये प्रबंध किए गए हैं। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन्स बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे, हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। किसानों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान के मद्देनजर अंबाला में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर हाईवे दोनों तरफ से बंद कर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अधिकारी हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। हरियाणा से पंजाब और पंजाब से हरियाणा का सफर करने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला रेंज के आईजी सिबाश कविराज ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू की गई है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली जाने वाले किसानों की कॉल गैरकानूनी है क्योंकि कई खाप पंचायतें व किसान संगठन इसके विरोध में हैं। उन्होंने कहा लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो, इसके लिए यातायात रूट बदले गए हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट में 144 लगा दी गई है, साथ में पैरामिलिट्री भी आ चुकी हैं। जो पंजाब की तरफ से जो दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है, 144 के ऑर्डर्स के कारण यह इलीगल है और इसको रोकने के लिए हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। तो हम इसमें अंबाला मैटर नहीं करने देंगे, क्योंकि काफी लोगों की कंप्लेंट्स भी आई है हमारे पास। लोकल जो लोग हैं और खाप पंचायतें हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है और यहाँ के खुद के किसान, हरियाणा के किसान, वो खुद इसके काफी अगेंस्ट में हैं। तो सारे लोगों की डिमांड्स के ऊपर हम लोगों ने 144 लगाई है और हम जो ऑर्डर हम लोगों ने 144 का डिप्टी कमिश्नर ने इशू किया है, हम उसको पूरी तरह से उसकी पालना करेंगे। यही जो है लोगों से अनुरोध करूंगा कि पंजाब की तरफ जो है ना जाएं और पंजाब की तरफ जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करें। अभी हम लोगों ने ये बॉर्डर क्लोज किया है, जिससे कि यह थोड़ी सी टेम्पररी सी थोड़ी सी परेशानी होगी, जो कि आगे आने वाली बहुत बड़ी परेशानी से बचाएगी। वहीं यात्रा करने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़े से सफर में काफी समय लग रहा है और कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार को जल्द ही इसका समाधान निकालना चाहिए। रहेगी, पैदल जा सकते हो आप। किराया भी पूरा ले लिया उन्होंने अंबाले तक का। अब वो ऑटो वाले हैं 50 रुपये मांग रहे हैं पर सवारी पे। हजारों के हिसाब से पैदल आ रहे हैं आप लोग। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ करना पऊगा, नहीं ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ पैदल तुर के चल जाओ अपना। पैदल आएंगे, बाइक उस तरफ से घुमा के लेके आ रहा, पुलिस वाला इधर एंट्री नहीं करने दे रहे, परेशानी तो हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले के तहत वर्चुअली माध्यम से 1 लाख से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देश भर में 47 जगहों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में देश भर से चयनित हुए अभ्यर्थियों को पीएम मोदी द्वारा ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
उधर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य भाषाओं में भी होगी। सरकार द्वारा ये निर्णय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस वर्ष 20 फरवरी से 7 मार्च तक देश के 128 शहरों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। इसमें अभ्यर्थी हिंदी व अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं में परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के अंतर्गत पंचकुला के सेक्टर 15 स्थित बूथ नंबर 114 में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं से हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि इस अभियान के तहत शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख व वरिष्ठ नेताओं का बूथ स्तर तक जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम डोर टू डोर अभियान होता है। के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही केंद्रीय स्तर से एक कार्यक्रम तय किया गया है कि बूथ बूथ जाने के लिए, चाहे शहरी बूथ में जाए चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाए, तो अभी एक अभियान जो शुरू किया गया है, इसमें हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला अथवा प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे जो नेता हैं, वो भी किसी न किसी एक बूथ में और जाने का अभियान शुरू किया है, ताकि हमारे जो प्रदेश के लगभग 19,500 बूथ हैं, हर एक बूथ में कोई ना कोई कार्यकर्ता जा करके और वहाँ जो लाभार्थियों से संपर्क करेंगे, डोर टू डोर जो हमारे लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे और जो भी आगे चुनाव की तैयारी के नाते सब बातें हम कर रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम अपने स्थान पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है डोर टू डोर जा करके और हम लोग जो व्यक्तिगत संपर्क करते हैं उसमें से वास्तविकता भी हमें पता लगती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, क्या हमको काम करना है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ पहले था उससे भी ज़्यादा बढ़ करके दिखाई दे रहा है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में आयुष्मान भारत अभियान तथा ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन का बड़ा प्रभाव है। इसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में आई पारदर्शिता से भी लोग खुश हैं। परिवार पहचान पत्र से भी योजनाओं का सही व्यक्ति को लाभ मिलना संभव हुआ है। कांग्रेस की तरफ से बजट सत्र में लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि मैंने खुद कांग्रेस से ये प्रस्ताव लाने का आह्वान किया था, क्योंकि इसी बहाने वो हमारी बात तो सुन लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 235वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने ग्राहकों के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत की है। मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा ने ईपीएफओ के तहत वर्चुअल रूप से मानेसर के क्षेत्रीय भवन का शिलान्यास किया, जिससे आने वाले समय में ग्राहकों को ईपीएफओ की कई सुविधाएं प्राप्त होंगी। एक्सीडेंट डैशबोर्ड की शुरुआत हुई, जिसकी मदद से कार्य के दौरान हुई दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी और परिवार को मदद पहुंचाई जा सके। ईपीएफओ भवन की जियो टैगिंग की शुरुआत हुई। पेंशन सेवा ऐप की मदद से पेंशन भोगियों को घर बैठे सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इस दौरान कंप्लायंस मैनुअल का भी अनावरण किया गया। जो हमारी वेज सीलिंग है उसके बाहर हो जाते हैं, उनको हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है। तो आज एक बहुत अच्छी स्कीम ईएसआईसी में आई, जिससे जो लोग इतने वर्षों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको किस प्रकार हेल्थ केयर दी जा पाए उनके रिटायरमेंट के बाद, और किस प्रकार से वो एक कंट्रीब्यूटरी अच्छी स्कीम हो पाए, वो आज ईएसआईसी के द्वारा आई है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत ऐतिहासिक कदम है, जिसको आगे जाते हुए उसका इम्पैक्ट हमारे मेंबर्स फील करेंगे। ईपीएफओ के पास वर्षों से विवेक के साथ अपने सदस्यों को उच्च आय वितरित करने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। इन तमाम सुविधाओं से निश्चित तौर पर ग्राहकों को काफी लाभ पहुंचेगा। भारतीय चित्र साधना का 3 दिवसीय प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव का 5वां संस्करण पंचकुला में 23 से 25 फरवरी को आयोजित किया जाएगा।
तीनों दिन चयनित फिल्में स्पेशल थिएटर में प्रदर्शित होंगी। इस संबंध में आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता कर आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि पंचकुला में आयोजित समारोह में फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, सुदीप्तो सेन, अभिनेत्री ईशा गुप्ता समेत अन्य कई फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान भारतीय चित्र साधना की आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ने कहा कि 19 राज्यों से 25 भाषाओं में 600 से अधिक लघु फिल्में समिति के पास आई थी। राष्ट्रीय चिंतन से जुड़े चुनिंदा विषयों पर 133 लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें 18 फिल्में हरियाणा की होंगी। पहली बार हरियाणा में ऐसा बड़ा आयोजन होगा जिसमें प्रदेश सरकार की भी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि लोग QR कोड के जरिए पंजीकरण कर निःशुल्क फिल्में देख सकते हैं। संस्करण है, इसके पहले ऐसे 4 आयोजित हुए थे और विशेष रूप से पूरे देश, ये अखिल भारतीय है, देश भर से लगभग 25 भाषाओं से और लगभग 19 राज्यों की फिल्मों का स्क्रीनिंग यहाँ पर होगा। 133 फिल्में यहाँ पर स्क्रीन की जाएगी। ये अपने आप में एक अनूठा है क्योंकि इसमें विद्यार्थी भी है, इसमें प्रोफेशनल्स भी है और नव कलाकार भी है जो अपनी फिल्में यहाँ प्रदर्शित करेंगे। हरियाणा के लिए ये विशेष है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा की भी 18 फिल्में दिखाई जाएगी और इसका उद्घाटन 23 फरवरी को होगा, जिसमें विवेक अग्निहोत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुत सारे कलाकार शामिल होंगे। समापन इसका 25 को होगा, जिसमें भी बहुत सारे कलाकारों का शामिल होना निश्चित है और निश्चित रूप से इस दृष्टि से हरियाणा और पूरे देश भर के लोगों को इससे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल जींद जिले के बड्डनपुर गांव के राजकीय स्कूल में करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार लाने के लिए अध्यापकों और ग्रामीणों का तालमेल होना जरूरी है। अध्यापक तभी पूरी मेहनत से बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे जब उन्हें अभिभावकों से सहयोग मिलेगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। युवाओं को बिना भेदभाव उनकी प्रतिभा के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। केवल बिल्डिंग से काम नहीं चलता, दोनों पक्ष चाहिए। जहाँ टीचरों का भी सहयोग चाहिए, वहाँ गाँव वालों का भी सहयोग चाहिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ गाँव वालों का भी पूरा सहयोग है। जैसा गाँव वालों का सहयोग वैसे ही टीचर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो परिणाम इन्होंने बताया वो मतलब हैरान करने वाले हैं। जिस प्रकार से ने बताया कि IIT में हमारे इतने बच्चे चले गए, MBBS में हमारे इतने बच्चे चले गए, यानी कि एक ही स्कूल से 8-10 बच्चे अगर MBBS में और IIT में चले जाएं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार का भी प्रयास है और जो बात आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना, तो भाई हम उस दिशा में काम कर रहे, हम उस दिशा में चल रहे। सबसे पहला काम जो था वो हमने नौकरियों में पक्षपात समाप्त कर दिया, हमने मेरिट पे कर दिया सारा। इस दौरान हरियाणा पावर यूटिलिटी के चेयरमैन पीके दास ने कहा कि हर गांव के हर स्कूल में हमने कंप्यूटर लैब प्रदान की है। बच्चों को लाइब्रेरी और प्रशिक्षित अध्यापकों की मदद से इनका सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसा माहौल हमने दिया है, बच्चे खुशी खुशी सीखेंगे। लाभ दिया है, हर गांव के स्कूल में लाइब्रेरी भी है, ट्रेन टीचर भी है। बच्चों को जो पहले ये होता था कि भाई हमारे घर में तो किताब पढ़ने के लिए नहीं है या हम कंप्यूटर कहाँ से देखेंगे, हर एक चीज का ये दो-धारी तलवार है। हम उसके दुरुपयोग कर सकते हैं, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। माँ बाप समाज मिलके बच्चों को कहे ये जो फैसिलिटी मिल रहा है, हर एक के बच्चे के हाथ में एक नोटबुक है, वो नोटबुक यूज करे, सारी दुनिया का नॉलेज उसके पास है ना, क्विज कर सकता है, चीजें देख सकता है, तो ज्ञान का भंडार उसके पास है। तो अभी तो हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने एक माहौल बनाया है पढ़ने के लिए, बच्चा खुशी खुशी सीखेगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कई फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 2,80,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सीधा किसानों के खातों में भेजा गया है। पिछले 3-4 वर्षों से यूरिया के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, किसानों के लिए कल्याण के लिए अनेकों नीतियां लेकर आए। अब तक लगभग 2,80,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के खाते में डाला। पिछले 3-4 साल से 1 रुपया भी यूरिया और खाद के दाम बढ़ने नहीं दिए। केंद्र की ओर से लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। किसान का मुनाफा बढ़े इसके लिए नैनो यूरिया तक लेकर आए। खरीद दुगनी से ज्यादा की, यूपीए ने जितनी 10 साल में खरीद की उससे दुगनी से ज्यादा खरीद हमने की और उससे ज्यादा पैसा भी दिया। ये सारे निर्णय जो है किसानों के हित में है। ई-नैम से लेके अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सारा मोदी सरकार की देन है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है। कांग्रेस की नीतियों के कारण देश लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था हो गया था। देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे ढकेलती रही, कैसे उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण देश लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हो गई थी। हमने देश हित में पिछले 10 वर्ष चुप रहे। हम चाहते पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे। देश का नुकसान ना जा, देश का मनोबल ना गिरे, ये हमारी प्राथमिकता थी। फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में सोने से बनी राम दरबार की नायाब चित्रकारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। लेकिन जयपुर से आए चित्रकार गोपाल प्रसाद शर्मा ने इस कलाकृति को नॉट फॉर सेल रखा है। उनको बेहतर चित्रकारी के लिए राष्ट्रपति द्वारा पिछले साल शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा भी गोपाल ने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने बताया कि रामायण का 6 महीने अध्ययन करने और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस चित्र का निर्माण पूरा हो सका। राम जी का जो वनवास से चल के आते हैं ना वापस, तब जो राज्याभिषेक करते हैं वो पूरा सीन इसके अंदर मैंने दर्शाया है। 6 महीने रामायण पढ़ी, फिर उसके बाद में इसको पेंटिंग को बनाने में मुझे 5 साल का समय लगा। और ये नेचुरल कलर से बनती है हमारी पेंटिंग्स और रियल गोल्ड का काम इसके अंदर किया हुआ है। और भारत सरकार की तरफ से जो है उपराष्ट्रपति जी ने मेरे को अभी पिछले साल ही इसके ऊपर शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया था और एक गोल्ड मेडल भी मेरे को मिला हुआ है। ये 5 करोड़ की पेंटिंग है, लेकिन नॉट फॉर सेल है। वहीं मेले में 65 वर्षीय चित्रकार शांति देवी की मिथिला आर्ट यानी मधुबनी चित्रकारी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उनकी कला को देखकर हर कोई हैरान है। शांति देवी ने बताया कि वे बचपन से कई चित्र बनाए हैं, जिनकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है। जो लोग भी जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे पूछने आते हैं। जितना वर्क देंगे ना, जितना बारीकी करेंगे। अभी आगे देखिए बड़ा वाला पीस लगे हैं और 3.5 साल का है। 10 अवतार का थीम उसमें लिखे है। बहुत साल से बना, 50-55 साल से कर रहे हैं, बहुत बच्चे से, पढ़े लिखे नहीं है। तो 3,05,000। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।